स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ट्राइबल्स या देश के आदिवासी अक्सर देश की सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में से देखे जाते हैं और ये जो मार्जिनलाइजेशन है, डेप्रीवेशन है, अक्सर सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल टर्म्स में दिखाई देता है। इन सारे मार्जिनलाइजेशन और इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कई सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, स्कीम्स को लिया है और उसको इंटीग्रेट करके ट्राइबल वेलफेयर को हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जो लैक्यूने है, यानी कि गैप है, लूप होल्स होते हैं इन पॉलिसीज़ के अंदर में, वो बड़ी समस्या को खड़ा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ IAS के इस कवरेज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर में जो कुछ ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स है, जो आदिवासीज़ के जो कुछ इश्यूज़ है, कुछ जो प्रोविजंस का एक वायलेशन दिखाई देता है और उसकी वजह से एक जो इनजस्टिस ट्राइबल्स के लिए नज़र आ रही है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरा मामला क्या है, एक बार हम समझते हैं। देखिए, 18 तारीख के आसपास ये न्यूज़ कवरेज आपको देखने को मिली थी, जहाँ पर NC/ST के जो कुछ सदस्य हैं, वो जब आंध्र प्रदेश के अंदर में जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, किस तरीके से ट्राइबल राइट्स लोगों तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 का दौरा था जब NC/ST के मेंबर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ठीक है ना। और NC/ST ने अपने इस दौरे के दौरान में मेंबर्स ने ये ऑब्जर्व किया, ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो पेसा यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ 1996 के एक्ट के थ्रू जिस चीज़ को हमने लाने की कोशिश की, जिससे हम शेड्यूल्ड एरिया के अंदर में भी जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको प्रमोट कर सकें और कई तरीके का रियायत दे सकें, उनके एक्सप्लॉयटेशन को हम करटेल कर सकें। इसके लिए पेसा एक्ट को यहाँ पर लाया गया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में भी कई सारे ग्रीवांसेस को, समस्याओं को यहाँ पर देखा गया, ठीक है ना। LTR यानी कि लैंड रेगुलेशन ट्रांसफ़र और RAR यानी कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। मतलब क्या, कई बार ट्राइबल्स को आप किसी प्रोजेक्ट, किसी लेट्स से डेवलपमेंट के पर्पस के लिए उनके एरिया से जब हटाते हो, यानी कि उनकी ज़मीनों को आप लेते हो। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक डैम को बिल्ड करना है एक एरिया के अंदर में, उस डैम को बिल्ड करना, या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, कुछ भी आपको बिल्ड करना है, बनाना है। अब वहाँ पे स्थानीय जो जनजाति है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनके एरिया को, उनकी ज़मीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसा करती है, वो उसके मुआवजे में कंपनसेशन के तौर पर ट्राइबल्स को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर में भी कई सारे प्रॉब्लम्स को देखा गया। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हो, देश में बहुत सारे लोग एंगर को, डिससेटिस्फैक्शन को गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट दोनों से वहाँ पर दर्ज करा रहे हैं रिगार्डिंग अरावलीज के साथ में जो यहाँ पर इनजस्टिस होने को है, ठीक है ना। तो उसके लिए कई सारे प्रोटेस्ट आपको देश भर में देखने को चल रहे हैं। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर में इस समय एक आक्रोश का आपको माहौल यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत समय बाद आप अगर देखोगे तो ये जो ऐसा एक एंगर है ना, ये इस तरीके से 2011-12 के आसपास में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, जहाँ पर इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ में जो लोगों को कई तरीके के जो इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं रिगार्ड इन्फ्लेशन के कारण। महंगाई जो है, LPGs की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, क्रूड ऑयल इतने न्यूनतम स्तर पे होने के बावजूद जो प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आप ऑयल का कर रहे हो, अब उसके ऊपर से एथनॉल ब्लेंडिंग भी आ रही है, सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े राजमार्ग बनते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में, NHAI के अंदर में, और वहाँ पर 2 से 3 सालों में उनका बुरा हाल आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ग्रेट बड़े लेवल पर करप्शन जो है उसके इंडिकेशन में मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को इतने बड़े बजट के साथ में बना रहे हो, ले आ रहे होते हो, और वहाँ पर अगर इतने शॉर्ट टर्म के अंदर में डैमेज आपको देखने को मिले, हाईवेज, पुल्स, ये सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि किसी तरीके की समस्या है। तो 12-13 में, आज से लगभग 12-13 साल पहले, आप में से कई सारे हो सकता है जो यंग व्यूअर्स हैं वो काफ़ी कम एज के रहे होंगे, प्रीवियस गवर्नमेंट के समय पे इस तरीके का एक आक्रोश आपको देखने को मिला था, जहाँ पर कई बार लोग एकत्रित हुए थे। हालांकि आज एकत्रित होने का तो समय नहीं है, बिकॉज हम अपनी दुनिया में होते हैं ना, तो अरावलीज़ के साथ जो हो रहा है या किसी भी चीज़ के साथ जो हो रहा है, हम अपने में रील्स तक ही सीमित रखते हैं। अब वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। काफ़ी सारे वीडियोज़ बन रहे हैं और आप उस इशू को देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है आपके आसपास में। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनके यहाँ पर बात करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में भी कई सारी समस्याएं हैं, रिसेटलमेंट में, और साथ साथ में जो पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर में भी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को देखा गया है।
अब एक एक करके हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेजर इश्यूज क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक सिस्टमैटिक चैलेंज को देखा गया लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के अंदर में, ठीक है ना। लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस को यहाँ पर इंश्योर करना होता है एट द लेवल ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीज़ यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रही है। और अगर ये लैंड रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन रहते हैं तो कई प्रोग्राम्स और स्कीम के अंतर्गत जो ट्राइबल्स को बेनिफिट मिलना होता है वो डिले होता है और या फिर उनको नहीं मिलता है। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो अपडेटेड ऑनलाइन रिकॉर्ड है उनका भी आपको एब्सेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड 90s से एक कार्यक्रम है। इनफैक्ट अभी आपने देखा एक वीडियो हमने बनाया था कि बोडोलैंड के रीजन में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्होंने पहला वो ऐसा एडीसी हुआ जिसने डिजिटलाइजेशन किया लैंड रिकॉर्ड का। अब कई जगहों पर ये लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन अलग अलग एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में और बाकी जगहों पे हो चुका है। इन द रूरल एरियाज, इन द ट्राइबल एरियाज, द लैंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड हैज ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन एटलीस्ट ऑन द पेपर। लेकिन कई बार ऑन ग्राउंड अगर आप इसको देखते हो तो कई इश्यूज हमें दिखाई देते हैं जहां पर एब्सेंस है, लैंड रिकॉर्ड दर्ज नहीं है ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर, और इसकी वजह से कई बार जो इशुएंस होता है लैंड रिकॉर्ड्स का वो नहीं हो पाता है। अब इशुएंस अगर नहीं होगा यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स का तो जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको गवर्नमेंट के किसी स्कीम प्रोग्राम के तहत बेनिफिट मिलना है वो भी आपको नहीं मिलता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पोर्टल है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर ये लैंड रिकॉर्ड्स इशू सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इसके अंदर में भी टेक्निकल ग्लिचेस को देखा गया, जिसने माना जा रहा है, जो एस्टीमेट वहाँ पर ऑब्जर्व किया NCST के मेंबर्स ने, कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रभावित किया हुआ है कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक जगह पे नहीं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, और उनको डिप्राइव भी किया है, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड ना मिलने की वजह से कई सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके फायदे से। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है अन्नदाता सुखी भव, ठीक है ना। ये एक स्कीम है जिसके बारे में भी हम ब्रीफली बात करेंगे, इस स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं, बिकॉज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम मेंस अगर आप देखोगे तो कई बार ये स्कीम्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। NCST का भी इतना जिक्र आ रहा है तो टुवर्ड्स द एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ NCST ऑल्सो ब्रीफली, बट पहले हम ये इश्यूज जो हैं उसको वहाँ पर देख ले रहे हैं जिसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस को देखा गया। अच्छा, कई बार जो नॉन ट्राइबल्स हैं ना वो ट्राइबल एरियाज के अंदर में क्या कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से, इलिसिट इलीगल तरीके से जो टबैको का कल्टीवेशन है वो भी कर रहे होते हैं। इससे क्या है, ट्राइबल्स की जो ज़मीनें हैं वो छीनी जा रही हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है ना उसको भी आप देखोगे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ क्योरिंग द बांस, है ना। कई बार आप देखोगे टबैको के मैन्युफैक्चर के प्रोसेस के अंदर में लीव्स को बांध करके सीरीज ऑफ स्टफ्स में ऐसे लगाया जा रहा होता है और उसको ड्राई होने दिया जाता है ताकि उसका जो ग्रीनिश टेक्सचर है, ग्रीन कलर से वो ग्रेजुअली ब्राउन और येलो कलर में, जैसा आपको टबैको के लीव्स दिखाई देते हैं, उसमें टर्न हो। तो उसके लिए भी क्या है, कई सारे एरियाज में ये जो आपके फॉरेस्ट है ना उनको वहाँ पर हटाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम, जो नॉन ट्राइबल्स के तरफ से उस रीजन में ट्राइबल लैंड का एक आप कहोगे एक्विजिशन है। अब लीगल एक्विजिशन तो है नहीं, कोई पैसे दे करके, मुआवजा दे करके तो कर नहीं रहे, एक तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। उनके एरियाज़ के अंदर में क्या कर रहे हैं, इलीगल टबैको कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस चीज़ को भी जो NCST कमिटी मेंबर्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया। कई बार देखा गया कि अनऑथोराइज और इलीगल लैंड म्यूटेशंस और चेंजेस भी किए गए हैं जो कि नॉन ट्राइबल्स को फेवर करते हैं। अब ये कैसे होगा, जाहिर सी बात है, जिसका राइटफुल क्लेम है, जिसका अधिकार है, उसको अधिकार ना दे करके जिसका नहीं है उसको आप वो दे रहे हो। ये चीज़ कब होती है, जब जाहिर सी बात है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर किसी न किसी तरीके का करप्शन आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेगा, किसी तरीके का करप्शन इन्वॉल्व देखने को मिलेगा, खासकर ऑफिशियल्स के बीच में। वहाँ पर ये जो अनऑथोराइज लैंड ट्रांसफर्स होते हैं कई बार, या चेंजेस होते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर में जो फेवर करते हैं नॉन ट्राइबल्स को, वो आपको दिखाई देते हैं। उसके ऊपर आगे भी और हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस था ना कि कुछ योजनाएं, फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड ना अवेलेबल होने से या टेक्निकल ग्लिचेस होने से पोर्टल के अंदर में कई सारी स्कीम्स का जो फायदा है वो बेनिफिशियरीज को नहीं मिल पाता है। ऐसी एक स्कीम का यहाँ पर नाम बताया गया, अन्नदाता सुखी भव। अब ये क्या स्कीम है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, ये आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर वेलफेयर के लिए एक स्कीम को यहाँ पर निकाला था, ठीक है। वर्तमान में जो चंद्रबाबू नायडू साहब की जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत यह आया था। अगस्त 25 के अंदर में ये जो स्कीम है ये लाई गई है। ये क्या करती है, एनवेजाइज करती है फार्मर्स को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली उनको एड करना, उनको कुछ जो धनराशि है वो प्रोवाइड करना। अब ये इंटीग्रेटेड है अलॉन्ग विद अ सेंट्रल स्कीम ऑल्सो। आप देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है PM किसान सम्मान निधि योजना, इसके साथ में इंटीग्रेटेड है,
ठीक है ना। और यहाँ पर जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कुछ फंड फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं किसानों को एक निधि के तौर पर। अब ये 20,000 रुपीज़ इसमें से कुछ हिस्सा जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से रहेगा अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट के, और इनको इंस्टॉलमेंट्स में यूजुअली दिया जाता है, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स में यूजुअली इसको क्या किया जाता है, डिसबर्स किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, इससे सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करेंगे, खासकर ऐसे मौके पर जब क्रॉप का फेलियर आपको देखने को मिलता है। कई बार फसल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, फेलियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ड्रॉट लाइक कंडीशन है, पेस्ट अटैक है, कोई बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो ऐसे सिचुएशन में जो कई बार आप देखने को मिलता है, किसान सुसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एक तरीके से स्ट्रेस जो है, बर्डन जो है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये क्रॉप फेलियर नहीं, कई बार जो मार्केट के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, वो भी उनको अफेक्ट करता है। क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी जो है ना, मौसम के अंदर में जो बदलाव है, बारिश हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, वो भी उनकी फसलों को अफेक्ट करता है। तो हम ये मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर ये डीबीटी मोड में होता है, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो अमाउंट है, धनराशि है, वो सीधे सीधे उनके खातों के अंदर में जा रही है। अब इसके लिए आधार से लिंक्ड होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना, OTP बेस्ड डीबीटी भी आपकी वहाँ पर इनेबल रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेनिफिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 20,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर प्रोविजन के अंदर में है। 14,000 जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार देती है, राज्य सरकार, और बाकी जो 6,000 है वो पीएम किसान निधि में से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। और ये एक साथ नहीं दिया जाता है, ये इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में दिया जाता है। तो ऐसी ही कई सारी जो योजनाएं हैं जिसमें ट्राइबल्स, यानी कि जो नॉन ट्राइबल फार्मर्स होते हैं कई बार, और ट्राइबल फार्मर्स जो होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं, ये बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पा रहे, ठीक है। अच्छा, वापस से आते हैं, अदर इश्यूज़ को क्या दिखाया यहाँ पर, जो NCST की कमेटी है उसने कुछ और इश्यूज़ को यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन द ट्राइबल फार्मर्स, वहाँ पर एक जनजाति है कोयास की जो ट्राइब है, ये कोया के जो फार्मर है ना इन विलेजेस के अंदर में, इनका एक डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चला जा रहा है, जहां पर देखा गया है कि इनके पास जो पट्टाज हैं वो मौजूद हैं, और ये टैक्स जो है उसको भी पे कर रहे हैं, ये जो कोया ट्राइब के फार्मर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी इनका एक हरासमेंट हो रहा है, कई बार पुलिस जो इनको फॉल्स केसेस के अंदर में लेबल कर रही है, और इनको इनकी ज़मीन से हटाने की कोशिश की जा रही है कि यू डू नॉट हैव राइट टू बी हेयर और कल्टिवेट हेयर, आपके पास अधिकार नहीं है। तो फॉल्स केसेस में उसको लेबल करके लोगों को कई सारे विलेजेस में जहाँ पर कोयाज हैं उनको इविक्ट कराया जा रहा है, उन जगहों को खाली कराया जा रहा है। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर एरिया दैट NCST मेंबर्स हैव ऑब्जर्व्ड। अगला क्या है कि कई बार जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड है ना, बहुत ज़्यादा जो लैंड है, ये पहले से ही खो चुके हैं ट्राइबल्स। क्यों खो चुके हैं? बिकॉज ऑफ द नेशनल एंड स्टेट रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे इस एरिया में जो बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसके बारे में ना सुना हो। पोलावरम जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप सरदार सरोवर, ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ऑलरेडी सुने होंगे, नहीं सुने हो मतलब प्रिपरेशन में दिक्कत चल रही है, ठीक है। ये सब होते हैं एक मार्क्स कि अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपने इनका नाम नहीं सुना अब तक, पता ना हो इनके बारे में, वो एक अलग चीज़ है, पर नाम पता होना चाहिए, सुना हुआ ना चाहिए, नहीं तो मतलब हम रॉन्ग दिशा में हमारी गाड़ी जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके साथ साथ कई सारे जो कोल माइनिंग के इवेंट्स हैं यहाँ पर, नेशनल पार्क्स वगैरह, मैंने आपको बताया ना, टाइगर रिजर्व या इस तरीके के केसेस के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, नेशनल पार्क्स खोलने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोलने के लिए भी, इन सारी वजहों से पहले ही ये बहुत सारी अच्छी खासी जो भूमि है उसको खो चुके हैं, है ना, खो चुके हैं ये जो इस एरिया के अंदर में ट्राइबल्स हैं। और अब ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई फर्टाइल जो एग्रीकल्चरल लैंड है एटलीस्ट उसको ना एक्वायर किया जाए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हमें यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना है, कोई डैम खोलना है, ये करना है, वो करना है, उसके प्रीटेक्स्ट पे आप ये मत करो कि जो फर्टाइल लैंड है उसको लो। हाँ, आपकी ज़रूरत भी है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार जानते हैं आप, मेनलैंड, इनफैक्ट UPSC के बच्चे, इट इज़ वेरी शॉकिंग कि UPSC के बच्चों का भी कई बार ये सोच होता है कि ट्राइबल्स डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहे हैं, वो कहीं और चले जाएं, है ना, उनको टेम्पल है, उनका जो रिलीजियस प्लेसेस, उससे क्या मतलब है, कहीं और बना लें, कहीं और विश कर लें। अब ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, सोचिए। हम आज़ादी से, यही मैं अभी कुछ दिन पहले क्लासेस में भी डिस्कस कर रहा था एंथ्रो ऑप्शन के बच्चों के साथ, कि दिस इज़ हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी दिस इज़, कि हमने मस्जिद मंदिर को लेकर के 50-70 साल लगा दिए आज़ादी के बाद सिर्फ झगड़े के ऊपर कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई दूसरा आके बीच में अगर सजेस्ट करता था कि नहीं भाई चलो झगड़े को छोड़ते हैं, दोनों कुछ मत बनाओ, कुछ तीसरा बना दो जो दोनों का बेनिफिट करता हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो कहते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो पूरे देश में ज़मीनें बची हैं, ये तो हमारे लिए सेक्रेट साइट है ना, हम इसको नहीं दे सकते। दोनों कम्युनिटीज़, सारी कम्युनिटीज़,
ठीक है ना। तो हम जब तक हमारी बात है तब तक हमारा जो बिलीफ है वो बिलीफ है, लेकिन ट्राइबल्स का भी अगर वैसा ही सच बिलीफ है कि हम इस जगह को नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये हमारी सेक्रेट जगह है, और ट्राइबल्स और भी ज़्यादा आपसे सुपरस्टिशियस होंगे। आप जब आज की ग्लोबलाइज अर्बनाइज्ड इकोनॉमी के अंदर में रह करके इन सारी चीज़ों की बातें कर रहे हो, मस्जिद मंदिर चर्चेस गुरुद्वारे की बात कर रहे हो, तो ट्राइबल्स क्यों नहीं कर सकते? वो तो और भी ज़्यादा कल्चरली रूटेड कम्युनिटीज़ हैं, है ना। तो इनका ये सजेशन है कि भाई अगर आपको, चलो ये तो और महान है ना, इसीलिए कहा जाता है कि ट्राइबल्स जो मेनलैंड कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादातर कम्युनिटीज़ चाहे वो हिंदूज हो मुस्लिम हो, उनसे 10,000 ईयर्स आगे चलते हैं, ज़्यादा प्रोग्रेसिव है उनकी सोसाइटी। बस वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में उतना नहीं है, लेकिन अगर कल्चर की बात करोगे तो उनका कल्चर हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिलेगा। विमेन का जो स्टेटस है और भी कई सारे जो राइट्स है, इक्वालिटी है, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने थोड़ा सा दरियादिली दिखाई, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आपकी भी ज़रूरत ठीक है जो आपको डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके लिए फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड को मत लो आप। आसपास के इलाकों में जो बैरन है ना, बैरन के हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपजाऊ जो जमीन होगी, भूमि होगी, उसको आप एक्वायर कीजिए, ठीक है ना, उसको आप एक्वायर कीजिए। ऑलराइट, फर्टाइल लैंड्स को आप क्यों ले रहे हो, या फॉरेस्ट के एरिया को आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सो दीज सजेशंस हैव आल्सो बी गिवन, है ना। ट्राइबल ने अपनी भी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। चलिए वापस से आते हैं एनसीएसटी के ऊपर। एनसीएसटी ने यहाँ पर कुछ चीज़ों को एडवाइस किया, कुछ रिकमेंडेशन भी दिए। अभी हम एनसीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीएसटी का दो मेजर चीज़ होता है, एक तो एडवाइस भी देता है प्लानिंग के रिगार्ड्स में, और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सजेशंस या कुछ चीज़ें जो देखी हैं उन एनसीएसटी ने इस विजिट के दौरान आंध्र प्रदेश में, उसकी बात कर लेते हैं। एनसीएसटी ने एडवाइस किया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि तत्काल प्रभाव से तुरंत डिजिटलाइजेशन करना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं इस एरिया में उसको डिजिटलाइज आपको करना है, ये सबसे इमीडिएटली हो जाना चाहिए। दूसरा, जो ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं आपके वेबलैंड पोर्टल पे, जिसकी वजह से बेनिफिशियरीज को उनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, दैट हैज़ टू बी सॉर्टेड एज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो वारिस है, जो लीगल हेयर है, आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड नहीं, तो आप क्या लेके जाओगे कि मैं बेनिफिशियरी हूँ, आई बेसिकली एम एंटाइटल्ड टू गेट दिस बेनिफिट। आपके पास अगर प्रूफ ही नहीं है उसका, तो आजकल तो सब कुछ प्रूफ पे चल रहा है ना, सब प्रूफ पे चल रहा है, आपको प्रूफ करना होगा हर कुछ। नेक्स्ट क्या है कि जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है ऑफ कॉमर्शियल टबैको कल्टिवेशन शेड्यूल्ड एरियाज में, खासकर कि इसको हमें ध्यान में रखना होगा कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो टबैको कल्टिवेशन है, खासकर नॉन ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स के एरिया में, इसको हमें प्रिवेंट करना होगा और इसके खिलाफ स्विफ्ट लीगल जो एक्शंस हैं वो देना होगा, ताकि हम ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को हम एड्रेस कर सके। अच्छा, शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या है, बिलीफ मोस्टली आपको पता होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 244 आर्टिकल 244 के अंतर्गत शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 244 क्या बात करता है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की। इसमें से जो 5th शेड्यूल है आपका, ये शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बात करता है। अच्छा, शेड्यूल्ड एरियाज़ कौन से एरियाज़ है? शेड्यूल्ड एरियाज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द क्राइटेरिया ड्रॉन बाय देबर कमीशन। देबर कमीशन कैसा है? ऐसा एरिया जहाँ पर 50% से ज़्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन हो, एरिया कॉम्पैक्ट हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इस तरीके के क्राइटेरियाज अगर किसी रीजन के अंदर में है तो उसको शेड्यूल्ड एरियाज माना जाएगा, ठीक है ना। भारत के 10 राज्यों के अंदर में 10 स्टेट्स में ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज को देखा गया है, और शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में जो ट्राइबल इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है 5th शेड्यूल के अंदर में, कि भाई लैंड ट्रांसफर से लेकर के जो मनी लैंडिंग का बिजनेस, इसको रेगुलेट करने की पावर आपको दी जा रही है, और साथ ही साथ ग्राम सभाओं को भी अंडर द पेसा यहां पर एम्पावर किया गया है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स। सो यहां पर क्या क्या है कि भाई शेड्यूल्ड एरियाज, बाकी तो एरियाज चलो ठीक है, बात की बात है, शेड्यूल्ड एरियाज जो आपके हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी उन 10 राज्यों में से एक है, इनका तो कम से कम आप लिहाज करो। टोबैको कल्टीवेशन कर रहे हो या फिर नॉन ट्राइबल्स द्वारा ट्राइबल जमीनें इविक्ट करवाई जा रही हैं, उसको आपको प्रिवेंट करना है और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लेने हैं, और उसकी रिपोर्ट को आपको प्रेजेंट करना है कमिटी के सामने, ठीक है ना। ऑल्सो क्या है, इट ऑल्सो नोटेड, यानी कि जो एनसीएसटी है इसने नोट किया कि भाई कई बार क्या है ना, ट्राइबल ऑक्यूपाइड लैंड्स जो हैं दे वर रॉन्गफुली रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ नॉन ट्राइबल्स, यानी कि जो ट्राइबल्स के ज़मीनें हैं उनको आपने नॉन ट्राइबल के नाम पर बेसिकली अलॉट किया हुआ है। ये कैसा होगा? जाहिर सी बात है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस जो अथॉरिटीज़ है उनके बीच में मिली भगत होगी, ठीक है, कुछ करप्शन होगा, तभी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कई बार जो इलीगल परचेजेज है ट्राइबल लैंड की और अनऑथराइज इविक्शन जो विलेज में है, इसको भी एक सीरियस वायलेशन के तौर पर देखा यहाँ पर एनसीएसटी ने। अगेन इसके पीछे भी जो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है उसका एक मेजर रोल है।
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज जो RAR की हमने शुरुआत में बात की थी, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट में, कि अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो, विस्थापन हो रहा है ट्राइबल्स का, तो उनका पुनरुत्थान भी करना है, आपको स्थानांतरित भी करना है, उनको कोई जगह दे रही हो, किसी को अपने घर से निकाल रहे हो तो कंपनसेट करने के लिए आप उसको दूसरी जगह तो दोगे ना। तो इसके अंदर में भी प्रॉब्लम्स को NCST ने यहाँ पर रेड फ्लैग यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहला कि कई बार जो डीलेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, RAR की जो प्रोसेस है इससे डीलेज यहाँ पर होते हैं। और ट्राइबल्स का मेनलैंड की पॉपुलेशन की तरह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सरप्लस है, बहुत सेविंग्स है, कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उन्होंने, कि वो कहीं पे थोड़े समय जब तक ये देरी कर रहे हो आप, तो हम जा करके रेंट पे रह लेंगे, फिर जब आपका क्लियर हो जाएगा, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, तो वापस से हम आके जो भी आप हमारी जगह दोगे वहाँ पर रह लेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ट्राइबल्स आर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अब वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, उनका अगला दिन क्या होगा वही नहीं ठिकाना है। आप उनसे उनका लैंड को छीन रहे हो और वो आपने डेवलपमेंट के लिए दे भी दिया, और उसके बाद आप उनको रिसेटलमेंट नहीं कर रहे हो। और चलो आपको क्या लग रहा हो, चलो महीना 2 महीना है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर भटक लेते होंगे, अपने किसी परिवार दूर के दोस्त के यहाँ चले जाते होंगे, फिर हो जाएगा। नहीं, कई बार इंसान की उम्र निकल जाती है, जैसे कोर्ट केसेस पड़े रहते हैं पेंडिंग, उम्र निकल जाती है, रिसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन आपका नहीं हो पाता। दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑल्सो। और जिसको खासकर देखा गया है जो पल्लावरम प्रोजेक्ट से अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके केस में, ठीक है ना। देखिए, यही भी वही चीज़ बताएगी, कई सारी विलेजेस में कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको ना तो कोई कंपनसेशन मिल पाया है कई सालों तक, और ना तो जो ज़मीन थी वो भी नहीं मिल पाई। तो ना पैसा मिला ना ज़मीन मिली। ऑन पेपर एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड, पेपर पर पे सब कुछ हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई है। NCST ने इसको ऑब्जर्व किया। दूसरा, कई केसेस में जो लैंड है ना, इसको रीअलोकेट कर दिया गया। मतलब पहले तो कहा गया कि हम ट्राइबल्स को ये ज़मीन दे रहे हैं, आपकी ज़मीन के बदले आपको ये ज़मीन दी जा रही है, बट बाद में सर्वे किए वो ज़मीन किसी और को दे दी गई, खासकर कई बार नॉन ट्राइबल्स को दे दी गई। तो यहाँ पर अगेन इनका मार्जिनलाइजेशन ट्राइबल्स का होगा, उनकी ज़मीन छीन ली, और उनको जो असाइन की थी ज़मीन वो भी किसी और को दे दी, तो फर्दर मार्जिनलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। देन कई सारी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें जो लैंड मिला है ना वो बैरन लैंड है, अनसूटेबल लैंड है। हमारे ऐसे आप जैसे लोग जो हैं, हम लोग फॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, हमें अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस करते हो तो हाँ, थोड़ा बुरा लग सकता है कि चलो हमारे इतने ट्रेडिशनली हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे, बट हम दूसरे जगह जाके रह लेंगे, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर नहीं करना है, हमें घर बनाना है, घर में रहना है। बट यहाँ पर क्या है, जो लैंड है दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर देम। वो एग्रीकल्चर करते हैं या कुछ और तरीके की एक्टिविटी करेंगे, तो उनको कई बार जो ज़मीन तो दी जा रही है लेकिन वो बैरन लैंड है, अब वहाँ पर वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और हमारी तरह आपकी तरह वो कोई स्किल्स को या जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो किया नहीं है उन्होंने कि उनको कोई दूसरी जॉब कर लेंगे। वो तो ट्रेडिशनली जनरेशनली ये चीज़ करते आए हैं, है ना, पीढ़ियाँ उनकी ये करती आई है। अब आप उनको बैरन लैंड दे दोगे तो वो कहाँ से करेंगे, या फिर अनसूटेबल लैंड दे दी जहाँ पर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसी ज़मीनें असाइन की गई जो पहले से कोई नॉन ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ऑक्यूपाई की हुई थी। अब यहाँ पर कोर्ट केस चलेगा कि भाई उस पर नॉन ट्राइबल का हक है, बिकॉज लॉ तो सबके लिए सेम है। भाई देखना पड़ेगा कोर्ट को कि भाई जो नॉन ट्राइबल है उनके लिए ज़मीन है, हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ उन्होंने गलत तरीके से ज़मीन को असाइन किया हो, तो देखना पड़ेगा भाई गलती किसकी है, ट्राइबल्स की है कि नॉन ट्राइबल्स की है कि अथॉरिटीज़ की है। अब वो भी लंबी एक प्रोसेस होगी, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स फर्दर एग्रीवेट करती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कई बार डिस्प्लेड, अच्छा ये सेम चीज़ ना एक सरफिरा करके मूवी अक्षय कुमार के बीच में आई थी। आजकल कई बार बच्चों को याद नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है याद होना, बट याद नहीं रहती। पहले की मूवीज़ तो हमें बड़ी याद रहती थी, खासकर अक्षय कुमार साहब का पिछला, आप देखोगे कोविड के बाद से उनकी मूवी देखना लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। पता नहीं उनके साथ में क्या जिंक्स हुआ है, होपफुली सब उनका भी समय आ जाएगा भाई, सबका ग्रेजुअली एक एक करके समय आ रहा है। रणवीर सिंह साहब को भी लकीली एक प्रोजेक्ट मिला, और वो देखोगे आप, है ना, कई सारी मूवीज़ उनके बीच में उतना सक्सेस नहीं रही और रिकॉग्निशन नहीं मिला। स्ट्रगल रहा कोविड के बाद से, 5 सालों तक लगातार बड़ा एक स्ट्रगल रहा उनका कोविड के समय से, लेकिन बाद में फाइनली 5 ईयर्स बाद, उतना समय वेस्ट होने के बाद एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला उन्हें ढंग का, ठीक है ना, जिसके लिए उनको प्रेस किया गया। ऑल्दो वो उनकी मूवी नहीं कही जा सकती, बिकॉज मूवी की जो स्क्रिप्ट होगी जो लोगों को पसंद आई है, मैंने तो देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती है वो उसके ऊपर बेसिकली चीज़ें चलती हैं, ऑलराइट। बट अक्षय कुमार को भी होपफुली उन्होंने, क्योंकि कई अच्छी मूवियाँ की है इस दौरान, इस बीच में, और मैसेज ओरिएंटेड मूवी की है, पर वो भी कई लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है ना। उसमें से एक मूवी थी सरफिरा, वो आई थिंक कोई बायोपिक टाइप की थी। डेक्कन जो आपका एयरक्राफ्ट था ना, मैंने बहुत रश में देखी तो मुझे याद नहीं, चलो वो बात की बात है। तो उसमें भी यही चीज़ दिखाया गया कि ओरिजिनली उनकी जो फैमिली थी उनको कहीं पे रिहैबिलिटेट किया गया, रिसेटलमेंट उनका जो था, और उनको उनकी एग्रीकल्चर ज़मीन खींच के एक बंजर ज़मीन जो थी वो वहाँ पर दे दी गई। दैट वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कई केसेस में प्रोजेक्ट से जो डिस्प्लेस्ड फैमिली होती है ना,
जिनको हटाया गया उनकी ज़मीनों से एक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट है, तो इसको पीडीएफ कहते हैं, प्रोजेक्ट डिस्प्लेस फैमिलीज। दीज पीडीएफ्स और द फैमिलीज दे डाइड बिफोर रिसीविंग द कंपनसेशन। मतलब एल्डर मेंबर रहे होंगे 40-50 60 के, और इतना डिले हुआ ये इस चीज़ के अंदर में कि उनकी डेथ हो गई। अब क्या है, उनको वहाँ पर टाइटल्स नहीं मिले, उनको वहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं मिला या लैंड नहीं अलॉट हुआ, तो आगे की जनरेशन को कैसे होगा? मिलना तो उनको था, है ना, बिकॉज ज़मीनें उनके नाम पे थी, सरकार ने उनसे ज़मीनें ली थी, और जो कंपनसेशन जो था, जो लैंड जो साइन किया गया था, वो भी उनको दिया जाना था। अब उनकी तो डेथ हो गई, इतना डिले आपने कर दिया ये पूरी प्रोसेस के अंदर में, और वो जो उनके अब संतानें हैं, जो बाद की जनरेशन है, वो उससे सफ़र करेंगी। दे आर बेसिकली, सक्सेसर्स आर बेसिकली अनकम्पनसेटेड। ठीक है, ये सारी हो गई फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम। कल्चरल प्रॉब्लम्स भी है ना। एंथ्रोपोलॉजी के जो बच्चे हैं, खासकर जिनका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, यूनिट 3.3 जब आप पढ़ते हो, एलपी विद्यार्थी का कॉन्ट्रीब्यूशन है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हैज़ नॉट टू बी ओनली सीन फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल्सो कल्चरल एंड इमोशनल इन नेचर। हमारी आपकी तरह ट्राइबल्स भी क्या है, अपने जो जगह हैं, कई बार उनके जो डीटीज़ हैं, देवी देवता हैं, वो आसपास के इलाकों में होते हैं। हो सकता है कोई पेड़ में मानते हो अपने उनके देवी देवताओं को, किसी पॉन्ड में मानते हो, कोई भी सेक्रेट साइट हो सकती है ना। जैसे कांतारा अगर आपने देखी होगी मूवी, और भी कई सारे ऐसे मूवीज़ में रेफरेंसेस हैं। तो ट्राइबल्स की जो आसपास के इलाके होते हैं, उनके फॉरेस्ट जो है उसमें सेक्रेट ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जब आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो ना, तो सिर्फ फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इन द न्यू एरियाज वेयर दे हैव बीन शिफ्टेड, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेक्रेड स्पेसेस और द फेस्टिवल दैट दे यूज्ड टू सेलिब्रेट। तो क्या है, कल्चरल आइसोलेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एमर्ज करती हैं। तो ये आरएनआर के अंदर में इरेगुलरिटीज़ देखी गई। अच्छा, यहाँ पर हमने पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बात की, तो इसको अगर आप देखोगे ना, तो ये वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक है, और ये गोदावरी रिवर का जो के पास में इस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में पोलावरम मंडल पड़ता है। और जो रीसेंट एस्टीमेट है, शुरुआती एस्टीमेट तो कम थे, रीसेंट एस्टीमेट जो पूरे प्रोजेक्ट के हैं वो 60,000 करोड़ के ऊपर के हैं। ठीक है ना। इसका एम क्या था भाई, एक फ्लैगशिप वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट के तौर पर ये वाटर की अवेलेबिलिटी को, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ को स्टेट के अंदर में प्रमोट करने के लिए इसको प्लान किया गया था, इसको लाया गया था। अब इसके बहुत सारे गोल्स हैं। सबसे पहला तो जो डैम है ऑल अक्रॉस द गोदावरी, ताकि एक बड़े से रिजर्वायर को आप क्रिएट कर सको, उसका बनना सबसे पहला गोल था इसका। सेकंड था कि यहाँ पर ये इरिगेशन जो है ईस्ट टू द गोदावरी और उसके बियॉन्ड कैनाल्स के थ्रू वहाँ पर प्रमोट कर सके। तीसरा, ड्रिंकेबल वाटर, पीने का जो पानी है उसको वहाँ पर प्रोवाइड कर सके कई सारे टाउन्स में, खासकर वाइजैक जो आपका विशाखापट्टनम है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वाटर की सप्लाई है उसको भी इंश्योर किया जाए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ लगभग 1000 मेगावाट का जो पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर जनरेशन है की कैपेसिटी है, उसको भी एनवर्जाइज किया गया इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत में। और जो गोदावरी का वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाए कृष्णा बेसिन की तरफ, ताकि कई सारे उस रीजन में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं, अक्सर जहाँ पर सूखा रहता है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर रायलसीमा का दिया गया है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सके। तो इन अ नटशल ये हमारा पोलावरम प्रोजेक्ट आपको है, और इसकी वजह से भी कई डिस्प्लेसमेंट हुए, है ना। बहुत सारे इश्यूज़ इसके वजह से आए। क्या क्या इश्यूज़ हैं? माना गया है जो सेंटर और स्टेट के एस्टिमेट हैं, और बाकी भी एस्टिमेट को अगर आप देखोगे, कुछ जो लोकल बॉडीज़, एनजीओज़ ने एस्टिमेशन किया है, सिविल बॉडीज़ हैं, उनके हिसाब से 2 लाख के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट और सेंटर का एस्टिमेट है वो मानता है कि लगभग 1 लाख लोग से ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। खासकर ये जो लोग हैं ये 2 कम्युनिटीज़ से आते हैं, एक कोयास की जो कम्युनिटी और एक कोंडा रेड्डीज़ की जो कम्युनिटीज़ है, दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दक्षिण भारत में। और अलग अलग एस्टिमेट बताते हैं कि 50 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ अफेक्टेड, यानी कि 1 लाख में से 50,000 या 80,000 जो लोग प्रभावित हुए हैं वो इन 2 कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कोयास या कोंडा रेड्डी की पॉपुलेशन को। इसके अलावा जो दूसरा 50 से 20% है वो एससी की कम्युनिटी जो है यहाँ पर, यानी कि जो मेनलैंड हिंदूज़ हैं, ओबीसीज, अदर जो कास्ट हैं, ग्रुप्स हैं, वो भी इससे अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है ना। सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, कईयों ने अपना ग्रेजिंग एरियाज, पेस्टोरल जो कम्युनिटीज़ हैं, हर्डर कम्युनिटी हैं, वो अपने जानवरों को क्या करती हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाती हैं, तो उनका जो ग्रेजिंग एरिया है उसका लॉस हुआ है। कईयों के घर चले गए, कईयों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो गया। ट्रेडिशनल जो हमने अभी बताया यहाँ पर चीज़ें, और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनसे भी उनका राइट्स जो है डिप्राइव हुआ है।
वीडियो के अंत में हमने एनसीएसटी के हर जगह पर हमने क्या किया, रिपोर्ट ऑफ एनसीएसटी, रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएसटी, है ना, मेंबर ऑफ एनसीएसटी। तो ये क्या है एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी बात करते हैं। हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो एनसीएसटी को सबसे पहले 19 फरवरी को 2004 में एग्जिस्टेंस में लाया गया, और इसके लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 है इसको अमेंड करना पड़ा। इसको अमेंड करके एक न्यू आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, दैट वाज 338A। सो प्रेजेंट में आर्टिकल 338 जो है वो बात करता है अ कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी कि NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और जो हमारा 338A है जिसको इंसर्ट किया गया यहाँ पर इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 का, इसके थ्रू 338 को इंसर्ट किया गया। और 338 बात करता है कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दैट इज NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पहले ये बाइफरकेटेड नहीं थे, अलग नहीं थे, ये एक ही में जुड़े हुए थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बाद में देखा गया कि दोनों ग्रुप्स के जो कई बार इश्यूज हैं वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, एंड वी नीड टू सेपरेट बॉडीज टू बेसिकली टेक केयर ऑफ दिस, है ना। इसलिए इसको बाइफरकेट कर दिया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 89th अमेंडमेंट से जो 2003 में आया। तो आप देखोगे इस अमेंडमेंट के थ्रू ये दो सेपरेट कमीशंस आपके क्रिएट हो गए, एक NCSC और एक NCST, और ये इफेक्ट में आया कब से, फरवरी 2004। हेडक्वार्टर जो NCST का है वो न्यू दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है, और इसका पर्पस या गोल क्या है NCST का, टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेफगार्ड। मतलब क्या, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और उनके मार्जिनलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे पैरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो NCST का काम है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को, या ये सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको देखे, ऑब्जर्व करे, और अगर उसमें कोई भी अनियमितता है, अगर कोई भी इश्यूज हैं तो उसको रिपोर्ट करे, उसको एड्रेस करे, है ना। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आर्टिकल 275, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 244D, ये सारे जो है ट्राइबल्स से पर्टेनिंग अलग अलग बिंदु का, आर्टिकल 46 को वहाँ पर बात करता है। तो NCST का काम है कि कोई भी जो उनके लिए प्रोविजंस हैं, इवन 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के अंतर्गत में, वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसको इंश्योर करना इसका काम है। मैंने जैसे बताया कि शुरुआत में ये दोनों अलग बॉडीज़ नहीं थी, NCST NCSC एक ही बॉडी थी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व की है। तो जरा इसके इवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं NCST के। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ओरिजिनली आर्टिकल जो 38 था ना, वो बात करता था कि स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक स्पेशल ऑफिसर था। ये जो ऑफिसर थे स्पेशल ऑफिसर, दे वर डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड कमिश्नर फॉर द शेड्यूल ट्राइब। इनका जो रोल है, जो काम है, वो लगभग ऐसा ही था जैसा भी NCST का है, ठीक है ना। यानी कि इनका ये टास्क था, ये जो स्पेशल ऑफिसर थे या कमिश्नर थे, कि ये देखें कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो इन्वेस्टिगेट करे कोई भी केस जो उनके सेफगार्ड से रिलेटेड है, या रिपोर्ट्स वहाँ पर प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करे, सजेशंस वहाँ पर दे। तो रोल लगभग एक ही जैसा था, उसके अंदर में इम्प्रोवाइजेशन आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन आउटफिट वॉज सिमिलर। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट आता है 1919 में, जो उसकी 65th अमेंडमेंट था। इसने आर्टिकल 338 को पहली बार अमेंड किया और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। तो स्पेशल ऑफिसर की जगह पर यहाँ पर मल्टी मेंबर एक जो कमिटी है वो पहली बार एग्जिस्टेंस में आई 1990 में आए भारत के 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और फर्दर जो भी हमने अभी डिस्कस किया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में आता है, उसके तहत ये NCSC ST को बाइफरकेट कर दिया जाता है और दोनों के लिए अलग अलग कमीशंस बना दिए जाते हैं। अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें NCST के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक चेयरमैन है, एक यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, या चेयरपर्सन कह सकते हो आप, और साथ साथ में 3 अलग और मेंबर्स हैं, ठीक है ना। ये जो 3 मेंबर्स हैं इसमें से एटलीस्ट एक जो है वो विमेन रहेगी। अब इनके इलेक्शन की बात करें तो ये एक बार से ज़्यादा बार तक इलेक्ट हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ये इलेक्ट हो सकते हैं जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से जो चेयरपर्सन है उसका ओहदा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की उसको रैंक मिलेगी, और वाइस पर्सन जो आपका वाइस चेयरपर्सन है उसकी जो रैंक है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर की है, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स यहाँ पर 3 हैं उनको भी सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट का, उसके बराबर, ठीक है ना, ओहदा जो है वहाँ पर दिया गया। जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है और अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, ठीक है।
और इनका जो रिमूवल है ना वो भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है रोल के लिए अनफिट है या किसी तरीके के मोरल या एथिकल इश्यूज इनके ऑपरेशन में दिखाई देते हैं, इनएफिशिएंसी दिखाई देती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि भाई इनको रिमूव कर दे, ठीक है, चेयरपर्सन को और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड, जैसा कि स्पेशल ऑफिसर का भी था पहले। साथ ही साथ जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, अगर किसी ग्रुप ने कहा कि हमारे एरिया में, हम ट्राइबल ग्रुप हैं एंड हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें हमारे जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ऐसी जो कंप्लेंट को ये रिसीव करेगी कमेटी, उसको भी देखना है कि अगर कोई कमेटी कहती है कि हमें हमारे राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, तो ऐसे कंप्लेंट्स को भी यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस करना है। साथ ही साथ में इट इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर में कोई भी डेवलपमेंट या कुछ भी होना है जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, तो स्टेट को या सेंटर को कंसल्ट भी करना पड़ेगा एनसीएसटी को, और एनसीएसटी एडवाइस भी दे सकती है प्लानिंग और बाकी प्रोसीजर के ऊपर। हाउएवर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो एडवाइस है दिस इज नॉट बाइंडिंग, ये कंपलसरी नहीं है कि इसको माना जाए, ठीक है ना। साथ ही साथ लास्टली बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है कि ये प्रेसिडेंट को एनुअली, या फिर हो सकता है एनुअली नहीं, कभी भी जब इसको मन हो, मतलब मन क्या, जब भी इसको ज़रूरत लगे, ऐसी रिक्वायरमेंट हो, वही सेम चीज़ लिखिए कि या तो एनुअली या फिर एट एनी सच अदर टाइम्स एक सेकंड, एनी सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट, जब कमीशन को लगे फिट कि अभी हाँ यहाँ इस समय हमें एक रिपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो रिपोर्ट्स को पेश करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट को एनसीएसटी एक रिपोर्ट यहाँ पर देगी जहाँ पर जो वर्किंग है ना उसके बारे में बताएगी और सेफगार्ड्स के बारे में यहाँ पर बताएगी, ठीक है। पावर्स की अगर बात करें तो जब ये एनसीएसटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आए, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 338 के अंदर में, तो इसको पूरी पावर एक सिविल कोर्ट के तरीके की मिलती है। When functioning, it has an authority to function और exercise power like a civil court। अब कौन कौन सी स्पेसिफिक पावर है, ये समन कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से, कि वो आए और वो एग्जामिन करे या ओथ ले और वहाँ पर जो उससे सवाल पूछे जाए उसका आंसर करे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर इसको लगता है कि हमें किसी तरीके के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसके ये ऑर्डर दे सकती है एनसीएसटी की जो है कि हमें ये हमारे सामने जो दस्तावेज हैं इसको पेश किया जाए, रिपोर्ट्स जो है उसको लेकर के आया जाए। साथ ही साथ कोई भी एविडेंस जो एफिडेविट के ऊपर है ना, उसके लिए भी इसको यहाँ पर राइट्स दिए गए। और पब्लिक जो रिकॉर्ड है किसी भी कोर्ट, किसी भी ऑफिस में, इसको भी वहाँ पर मंगाया जा सकता है, ठीक है। ये समन कर सकता है किसी भी विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होने के लिए। ऑलराइट, चलिए, सो दीज आर द स्पेशल पावर्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी अगर कोई भी मेजर मैटर है जो शेड्यूल ट्राइब को अफेक्ट करता है तो दोनों गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करना पड़ता है एक बार एनसीएसटी को, ठीक है। अच्छा, हमने जो रिपोर्ट की यहाँ पर बात की कि एनसीएसटी जो है वो एनुअली या जब भी उसको ठीक लगे कि अभी ज़रूरत है तो वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजती है। तो उस रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्लेस करेगा उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने में अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम, जो कि एक्सप्लेन करेगा कि जो भी एक्शन या रिकमेंडेशन यहाँ पर कमीशन ने लिए हैं, जो एक्शंस वहाँ पर उसने लिए या फिर जो रिकमेंडेशन उसने दिए हुए हैं। ये जो मेमोरेंडम है इसके अंदर में जो रीजंस हैं वो भी होंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, 2 बार इसको रिपीट किया गया है कि भाई अगर कोई भी रिकमेंडेशन जो एनसीएसटी ने दिया है, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, सो यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द रीजंस व्हाई दोज थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट जो है ये फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट को ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नर, ठीक है। कहाँ गया, हाँ यहां पे थे हम लोग शायद इस जगह पर। यस, जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट। अगर वो रिपोर्ट किसी स्टेट से ताल्लुक रखती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा गवर्नर जो उस पर्टिकुलर स्टेट का है। तो और गवर्नर जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके अंदर में वहाँ पर उसको प्रेजेंट करेगा और वहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, रिकमेंडेशन को भी रखा जाएगा, एक्शंस जो है वो भी वहाँ पर बताए जाएंगे और अगर वो एक्शंस और रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा है तो उसके लिए रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर और हमने कई सारे स्टैटिक पोर्शन को इस पर्टिकुलर न्यूज़ से इंटीग्रेट करके जोड़ने की कोशिश की है। और एक और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक अनाउंसमेंट है कि आप में से जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अगर हमारे बैचेस के अंदर में जुड़ करके तसल्ली से
एक प्रॉपर मैनर में, एक गाइडलाइंस के अंदर में, जहाँ पर आप समझ सको कि रिक्वायरमेंट क्या है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, आप आंसर राइटिंग भी कर सको, इवैल्यूएशन भी हो सके। आपको मटेरियल जो है कोई सिर्फ एक पीडीएफ ना दे दी जाए, इनफैक्ट आपको हैंड रिटन नोट अलग मिले, क्लास पीपीटी अलग मिले, क्रक्स यानी कि रेफरेंस नोट अलग मिले, और वैल्यू एडिशन। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं जिसका स्कोप, नेचर सब अलग अलग है। ऐसा पूरे भारत में किसी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड दैट, ये चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो एक साथ आपकी सारी ऑप्शनल प्रिपरेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए आप हमारे जो फाउंडेशन के बैचेस है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 ऑफ दिसंबर, सॉरी नॉट स्टार्टिंग, दे आर क्लोजिंग। ये स्टार्ट हो चुके हैं अभी। हमने एक क्लास ली है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। और बीच में अभी क्रिसमस की भी छुट्टी रहेगी 25 के आसपास में। तो टोटल ऑफ आई थिंक 27 तक हमारी 4 क्लासेस हो जाएंगी इस बैच की, और 4 क्लासेस को आप कवर कर सकते हो अगर आप न्यू ईयर की छुट्टी पे देख लो या सैटरडे संडे जो बीच में पड़ेंगे उसमें देख लो, लेकिन उससे ज़्यादा लेट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सो एवरीबडी हु वाज प्लानिंग फॉर 2027, दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज जितना जल्दी आप करोगे ना, आप दिसंबर एंड में आ गए हो आप। जो बच्चा फरवरी से बाद में ऑप्शन को लेता है उसने ऑलमोस्ट अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी हुई है। यानी कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, सिलेक्शन फिर भी हो सकता है बट हेडेक के साथ होगा, टेंशन के साथ में होगा, ओवर बर्डन आप रहोगे, और उसमें ज़रा सा भी अगर आपने थोड़ा सा गैप दिया ना तो पूरी प्रिपरेशन डीरेल हो जाती है। जब आप थोड़ा सा पहले से लेकर चलते हो प्रिपरेशन को, फरवरी से पहले जनवरी या दिसंबर में स्टार्ट कर देते हो, फ़ायदा क्या रहता है कि आपको 5 से 6 महीने जो सिलेबस ख़त्म करने में लगेंगे वो अलग हो गए। उसके बाद आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो देना और रिवीजन करना, जिसके लिए अलग से 3 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि टोटल ऑफ 9 मंथ्स यू आर बेसिकली हैविंग, 9 मंथ्स की आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप अप्रैल या मई में एडमिशन लेते हो तो वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज ख़त्म करते करते ये सब हमें दिसंबर जनवरी आ जाता है, जो कि वो टाइम है जब हमें प्रीलिम्स के लिए गियर को स्विच करना है और सारे बाकी चीज़ें साइड में कर देनी है। इसीलिए जो बच्चे दिसंबर जनवरी फेब में लेते हैं ना एडमिशन, ये बड़े स्मूथली बिना किसी टेंशन और बर्डन के आगे फोर्स ही कर पाते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन डायनेमिक है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है जो हमें पता नहीं होती हैं, है ना। ब्रेक आता है, वैसे हो ना, लेकिन तबीयत हमारी कई बार अगर कोई इश्यूज़ आए तो वहाँ पर भी हमारा समय जाता है। बहुत सारी वजहों की वजह से बच्चों की साल भर में बैकलॉग लगती है। तो हमें लगता तो है कि 6 महीने चाहिए, हम अगर अप्रैल या मई में स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें डायनेमिक चीज़ें भी हैं, प्लस 3 महीने की अलग से रिक्वायरमेंट है नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग एक्सेट्रा के लिए। सो द बेस्ट टाइम इज़ दिस पर्टिकुलर टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे तो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले ही बस को छूट चुका है। जो भी सितंबर या उसके बाद में एडमिशन लिया है, दे कैन कोई भी तरीके से वो ऑप्शन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, कोई भी छोटा, ये तो एंथ्रो की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर एंथ्रो के सिवा आप कोई ऑप्शन लेते हो तो आप जुलाई के बाद भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। एंथ्रो को छोड़कर और फिलॉसफी को छोड़कर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको जुलाई के बाद आप स्टार्ट करो और प्रिपेयर करके आप सिलेक्शन को ले सको। अनटिल एंड अनलेस आप इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो कि आप दिन में 8 से 12 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। पढ़ना एक अलग बात है, प्रोडक्टिवली अलग बात है। सो मैंने आपको ये बता दिया हुआ है, ठीक है ना। 27 को बैचेस क्लोज हो जाएंगे और आप इंश्योर कीजिए इससे पहले एडमिशन लेने का। हमारे बैचेस के अंदर में 2 वेरिएंट होते हैं, गोल्ड एक प्लैटिनम। गोल्ड स्टार्ट एट 14,999, प्लैटिनम जो है वो 19,999 का है। ये दोनों फ़ी जो ये बता रहे हैं ना, ये आपको तभी मिलती है जब आप US लाइव कोड लगाते हो। कई बार आप वहाँ पर जाते हो, नहीं होता है प्राइस। क्यों नहीं होता है? बिकॉज US लाइव लगा के नहीं देख रहे हो आप। अच्छा, कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो स्टडी IQ के, किसी भी प्रोग्राम में पहले से एनरोल्ड हो आप, तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए आपको मुझे मेरी ये IDs पे रीच आउट करना होगा। utkarshsingh_here इंस्टाग्राम पे, और नीचे ईमेल ID है okutkarsingh@gmail.com। अगर आप पहले से एनरोल्ड हो तो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, किस कोर्स, किस ऑप्शन और उस ऑप्शन के कौन से वेरिएंट में एडमिशन लेना है, ये जानकारी दे दीजिएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड जो सिर्फ पुराने बच्चों के लिए होता है वो चीज़ आपको वहाँ पर दे दी जाएगी बिना, क्योंकि वो US लाइव से भी ज़्यादा होता है। US लाइव लगाओगे आप, कोई दूसरा भी कोड लगाओगे, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सेपरेटली बनवाना पड़ता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड जो होता है। अच्छा, जो बच्चे कॉम्बो में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉम्बो में भी एक न्यू कोड आपका तैयार होता है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, वो भी अगर आपको चाहिए। कॉम्बो का मतलब, अगर आप P2I के जो बैचेस है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू और ऑप्शनल एक साथ ले रहे हो, GS और ऑप्शनल एक साथ ले रहे हो, तो बहुत ही हैवी डिस्काउंट, ऑलमोस्ट आपको ऑप्शनल फ्री हो जाता है, ऐसी कंडीशन होती है। तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इन IDs पे, और वो कोड आप तक दे दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं ऑप्शनल सिलेक्शन को लेकर के, कब स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही होगा, इसके सजेशन के लिए भी आप मुझे इन IDs पे रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, फ्री रिसोर्सेज, कंटेंट, मटेरियल और कई सारे अपडेट्स को गेन करने के लिए, ठीक है। जो बच्चे कंफ्यूज हैं ऑप्शनल के अलग अलग और GS के वेरिएंट में, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये वीडियो में आपको अलग अलग कंपैरिजन दिख रहा है चीज़ों का,
ऑप्शनल के अंदर में गोल्ड और प्लैटिनम के वेरिएंट हैं, और P2I यानी कि GS के अंदर में हमारे 3 वेरिएंट हैं। अभी मैं आपको ऑप्शनल का बता देता हूँ। गोल्ड प्लैटिनम में कुछ चीज़ें कॉमन है, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट कंटेंट, आपके साथ PYQ और ट्रेंड एनालिसिस, और आपके डाउट्स लाइव क्लास में चैट बॉक्स या वर्बली लिए जाते हैं। ये दोनों में आपको मिलता है, चाहे आप गोल्ड लो चाहे प्लैटिनम लो। एक की फ़ी 15,000 है, दूसरी की फ़ी 20,000 है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको यहाँ पर प्लैटिनम में? सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी आपकी जो है वो 2.5 साल है, जबकि गोल्ड की आपकी 1.5 साल है। 1 साल ज़्यादा आपको प्लैटिनम में वैलिडिटी मिलती है। कई बार बच्चे जब 1 साल बाद वैलिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आते हैं, दे आर एंडिंग अप पेइंग 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो उससे बेटर है कि आप पहले से लोगे ना, तो आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलती है, लेकिन उसी एक्सटेंडेड वैलिडिटी के प्राइस में वही 5,000 रुपये जो आप बाद में पे करोगे, वो पहले पे करके जब आप प्लैटिनम में एनरोल करते हो तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल 1-to-1 मेंटोरशिप, परमानेंट आपको मेंटोर वहाँ पर असाइन होता है। मेंटोर्स के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी सारी की सारी दी जा रही है, जिसमें 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर है, ठीक है ना। इसके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं और 3 से 5 दिन में इवेलुएट होकर आपके ईमेल पे आ भी जाता है। प्लस रेगुलर आंसर राइटिंग, ताकि आपके साथ एक डिसिप्लिन बना रहे, आंसर की प्रैक्टिस छूटे ना, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। बीच बीच में रेगुलर स्पेशल सेशन विद द फैकल्टी, और ज्ञान भंडार का जो 1 स्टॉप रिपोजिटरी है, ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑप्शनल की, वो भी आपको मिलती है। सिर्फ प्लैटिनम में, गोल्ड में वो अवेलेबल नहीं है। तो मेक योर माइंड, आप चूज़ कीजिए अपने हिसाब से, दोनों में से जो भी वेरिएंट आपको चाहिए, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हो जो मैंने आपको आईडीज़ बताई। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कई सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, या फिर अगर आप टाइमली बैच ज्वाइन कर लेते हो तो क्लासेस में मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।